जो पता है। ओके, तो आज हम इस चैप्टर के जो हमने कल पढ़ा, चैप्टर 3, इट इज़ इसका नाम क्या है आप जानते हैं, क्या नाम है? व्हाई डू वी नीड ए पार्लियामेंट। और इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है, हालांकि जो एक्सरसाइज इसमें दी हुई है, जो इसकी अपनी एक्सरसाइज है, बुक की एक्सरसाइज, इसमें 3 क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं और 2 के आंसर टेक्निकली हम दे ही नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारी स्टेट जो है ट्रांजिशन में है। तो ये टेक्निकल क्वेश्चन है कि आपकी पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसीज कौन कौन सी है, यहाँ डिलिमिटेशन चल रही है, तो इस वजह से हम इन दोनों सवालों का सही जवाब नहीं लिख सकते। हाँ, अब अगर हम लिखाएंगे आपको जवाब, तो वो जवाब जो है पुराना लिखाना पड़ेगा, उसका कोई फ़ायदा ही नहीं। ये करंट अफेयर्स पर ये दोनों क्वेश्चन है, तो इसलिए इन दोनों क्वेश्चन के बदले जो है मैंने जो बेसिक क्वेश्चन कुछ इसमें से खुद बनाए हैं, और मैं सेटिस्फाई नहीं हुआ कि इसकी एक्सरसाइज आपको आनी चाहिए, और मैंने 5-10 क्वेश्चन इसके एडिशनल बनाए हैं। अब उनको हम डिस्कस करेंगे, पहले वाले क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे, लेकिन जो बाकी 2 क्वेश्चन हैं इनको हम पढ़ेंगे। इनका कोई खातिर का कोई आंसर हमारे पास इस वक्त मौजूद नहीं है, क्योंकि हमारी स्टेट जो है वो स्टेट नहीं रही, अब ये यूटी है और ट्रांजिशन में है, यहाँ डिलिमिटेशन का प्रोसेस चल रहा है, और कॉन्स्टिट्यूंसी भी पता नहीं है कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी रहेगी, कौन किस में एग्जाम हो जाएगी, वो भी हमें पूरा पता नहीं है। तो इस तरह से ये अनसर्टन इंफॉर्मेशन होगी, लिहाजा इस पर ज़्यादा दिमाग खर्च करने से बेहतर क्या है कि हम ऐसे क्वेश्चन पर गौर करें जो क्वेश्चन इस टॉपिक में हम असल में जिनका हमें पता होना चाहिए। तो मैंने कुछ एडिशनल क्वेश्चंस एनसीईआरटी के रूल्स के अकॉर्डिंग हमने कुछ क्वेश्चंस जो है डेवलप किए गए हैं, तो उन्हीं को मैंने यहां पर डिस्कस किया है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, व्हाई डू यू थिंक द नेशनलिस्ट मूवमेंट सपोर्टेड द आइडिया दैट ऑल अडल्ट्स हैव अ राइट टू वोट। इसको हमने बड़ी अच्छी तरह से उसमें लेसन में हमने पढ़ा, क्यों होना चाहिए राइट टू वोट। तो थोड़ा बहुत आज उसी के बारे में हम दोहराएंगे। बाकी आंसर तो वही है, सवाल वही होते हैं जो आपने पढ़ा होता है। आपने देखा होगा कि तकरीबन जो मैं आपको पढ़ाता हूँ उसी के अकॉर्डिंग फिर यहाँ क्वेश्चन होते हैं, और फिर इधर उधर कुछ चंद बातें रह जाती हैं जो कॉर्नर्स में हमें पता होना चाहिए, जो हमसे एक्चुअली एक्सपेक्ट करता है। जो सिलेबस हमारा है वो सिलेबस के अकॉर्डिंग एक्सपेक्ट किया जाता है कि आपको ये पता होना चाहिए। जैसे मैंने कल आपसे पूछा था कि आप मुझे 2 अशखास के बारे में नाम लाएंगे, एक प्रेसिडेंट का और दूसरा वाइस प्रेसिडेंट का। इंडिया का जो प्रेसिडेंट है उसका नाम क्या है, वो ये पता होना चाहिए, सारी चीज़ें पता होना चाहिए। तो आप आज किस को मालूम है, ये दोनों चीज़ें किसको मालूम है कि प्रेसिडेंट का क्या नाम है? सो ही इज ऑनरेबल रामनाथ कोविंद। और वो कौन है, उसका नाम क्या है? वेंकैया नायडू। हाँ, तो उसका पूरा क्या है कि क्या उसके सामने वो एब्रिविएशन भी कुछ, क्या अल्फाज क्या है पहले लिखे हैं? MV वेंकैया नायडू। हाँ, ये तो ये हमारे वाइस प्रेसिडेंट है। ये चीज़ें जो है, ये बातें जो है, ये पता होनी चाहिए। बात समझ रहे हैं? तो रही बात जो हम बुक में पढ़ते हैं, तो उन पर जो एक्सरसाइज में क्वेश्चंस होने चाहिए थे, तो हम एक्सपेक्ट उससे ज़्यादा करते हैं जो इसने असल में दिया है। इस वजह से इसके जो आप एडिशनल क्वेश्चन देखेंगे उनको भी आप देखेंगे। तो पहला जो हमारा सवाल था वो है, मैं फिर से इसको पढ़ूंगा, व्हाई डू यू थिंक दैट नेशनलिस्ट मूवमेंट सपोर्ट द आइडिया दैट ऑल अडल्ट्स हैव अ राइट टू वोट। आप ये ऐसा क्यों सोचते हैं कि जब नेशनलिस्ट मूवमेंट इंडिया में चली, जो यहाँ पर कौमी तहरीक चली आज़ादी के लिए, तो वो उन्होंने क्यों ये आइडिया दिया कि सब लोगों को राइट टू वोट होना चाहिए? क्यों? उसका जवाब है, द नेशनलिस्ट मूवमेंट सपोर्ट द आइडिया दैट ऑल अडल्ट्स हैव अ राइट टू वोट बिकॉज एवरी रेस्पॉन्सिबल सिटीजन शुड पार्टिसिपेट इन द गवर्नमेंट। यही एक तरीका है, वोट के जरिए से ही हम सभी जो है गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अदरवाइज कोई और तरीका नहीं है। हम वहां पार्लियामेंट में खुद नहीं बैठ सकते हैं, कितने लोग वहां बैठेंगे और फिर क्या डिस्कशन करेंगे, वो तो वहां तो कंफ्यूजन बनेगा। अब एक ही तरीका है, हम नुमाइंदे चुनेंगे अपने, वो नुमाइंदे हम अपने वोट से चुनेंगे। इसका मतलब है मैं इनडायरेक्टली मैं अपना नुमाइंदा भेज रहा हूं, तो इसका मतलब है मैं उसमें इंटरवीन करता हूं, मेरी पार्टिसिपेशन उसमें है। सो फिर वो हमारी गवर्नमेंट में ही मेक दैट गवर्नमेंट मेक्स लॉज, वो लॉ बनाती है, लॉ मेकिंग एंड डिसीजन मेकिंग ऑफ द कंट्री। तो तीनों चीज़ों में हमारा अमल दखल उसी वोट के ज़रिए से होता है। किसके ज़रिए से? वोट के ज़रिए से। तो ये इसलिए सपोर्ट किया गया इस यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। ये मैंने बार बार आपको बताया, ये टर्म अब आपको याद रहनी चाहिए, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। इसका मतलब है सारे 18 साल के लोग जो हैं उनको वोट का हक, इसको कहते हैं यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। देन कम्स क्वेश्चन नंबर 2, जिसका मैंने पहले ही बताया। ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है, इन दिस 2004 मैप ऑफ पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसीज रफली आइडेंटिफाइड द कॉन्स्टिट्यूंसी इन योर स्टेट।
इसी का मैंने आपको बताया। अब ये पूरा सवाल पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि हमारी जो रियासत है, पहले भी मैंने आपको बताया, इसमें इस वक्त इस सवाल का कोई खातिर खा आंसर नहीं है, इसलिए हम इसको छोड़ते हैं, हम टाइम को बचाते हैं। और मैंने इसका आंसर लिखा है, आवर यूटी इज़ इन ट्रांजिशन, देयरफॉर नो क्लियर आंसर कैन बी गिवन। इसका कोई क्लियर आंसर नहीं, मैंने ये आंसर इसका लिखा है कि हमारी यूटी जो है ट्रांजिशन में है, इसलिए इसका कोई सही जवाब नहीं दे सकते हैं हम। तीसरा क्वेश्चन है, यू नीड टू रीड इन चैप्टर 1 दैट पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दैट एग्जिस्ट्स इन इंडिया हैज 3 टायर्स, दिस इंक्लूड्स द पार्लियामेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द वेरियस स्टेट लेजिस्लेटिव दैट इज स्टेट गवर्नमेंट, फिल इन द टेबल इंफॉर्मेशन टू वेरियस रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम योर एरिया। वही जवाब इसका भी है कि द आंसर विल वेरी फॉर ईच स्टेट। और यहाँ पर अगर हम एग्जाम्पल दे देंगे अपनी स्टेट की, तो हमारे पास एग्जाम्पल ही नहीं है। और क्यों एग्जाम्पल नहीं है? क्योंकि हमारी स्टेट ट्रांजिशन में इस वक्त यहाँ पर कोई ये स्टेट से यूटी में चेंज हो गई, इसका भी खातिर का कोई जवाब हमारे पास नहीं है। दैट इज़ वाई मैंने कुछ एडिशनल क्वेश्चंस, यहाँ से हम एडिशनल क्वेश्चंस पर जा रहे हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो मैंने बनाए। उसमें क्वेश्चन नंबर 1 जो है, व्हाट आर द बेसिक आइडियल्स ऑफ डेमोक्रेसी। जब हम डेमोक्रेसी बोलते हैं तो उसमें बेसिक आइडियल्स क्या होने चाहिए। देयर आर 2 बेसिक आइडियल्स ऑफ डेमोक्रेसी के 2 बेसिक आइडियल्स हैं। कितने? 2। द पार्टिसिपेशन ऑफ द सिटीजन्स इन द गवर्नमेंट डिसीजन मेकिंग। पहला, सारे सिटीजन्स जो भी उस एरिया के हैं वो गवर्नमेंट की काम काज में वो अपना रोल प्ले करें, उसमें वो हिस्सा लें। उसमें वो किस तरह से हम हिस्सा लेते हैं वो हमने अभी पढ़ा पहले क्वेश्चन के जवाब में। हमें राइट टू वोट है, हमें राइट टू वोट है। दूसरा, द नीड फॉर द गवर्नमेंट टू हैव द कंसेंट ऑफ इट्स सिटीजन्स इन ऑल मेजर इश्यूज टेकन बाय इट। और सारे के सारे लोग मुत्तफिक होने चाहिए जो भी डिसीजन गवर्नमेंट लेती है। तो ये असल में किसी भी डेमोक्रेसी का आइडियल होता है कि कोई भी कानून बनेगा तो वो लोगों की मर्जी के मुताबिक, और जो भी कानून अब बनेंगे, जो भी इश्यूज डिस्कस होंगे वो भी लोगों के डिसीजन के मुताबिक होना चाहिए। और इसका एक ही तरीका है, वो है राइट टू वोट। इसका एक ही तरीका है, वो है राइट टू वोट। तो यही वजह है हम राइट टू वोट को ही डेमोक्रेसी बोलते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट का मकसद क्या है। द पार्लियामेंट एनेबल्स सिटीजन्स ऑफ इंडिया टू पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल द गवर्नमेंट। जो हमने अभी पहले सवाल का जवाब दिया, ये इसी के जरिए से, पार्लियामेंट के जरिए से ही हम ये ऐसा कर सकते हैं। ये जब भी हमारे पास पार्लियामेंट है तभी हम अपना डिसीजन मेकिंग में इंटरफियर करते हैं अपने वोट के जरिए से। अगर पार्लियामेंट नहीं होगी तो हमारा कौन सुनेगा, कौन हमारी बात सुनेगा। कम से कम हमारे एमपी को, हमारे एमएलए को हमारे सामने 5 साल 4 साल बाद उसको आना पड़ता है हमसे वोट मांगने के लिए। हम उसको कहते हैं कि हमारे लिए ये पॉलिसीज बनाई जाए, ये हमारा तरीका है उसको बताने का। समझ रहे हैं? यानी हमारा वोट हमारे पास वो तरीका है। तो पार्लियामेंट उसके लिए सबसे बड़ी जगह है। What was the question number 3? What was the main principle of the Indian Constitution? Main principles Indian Constitution के क्या थे? The main principles of Indian Constitution was universal adult franchise. ये उसमें सबसे पहली चीज़ कि सबको वोट देने का हक। मैंने ये बार बार आपको बताया, ये अब याद रखिए, इसको दोहराइए मेरे साथ। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज मतलब सारे 18 साल के लोगों को वोट देने का हक। समझ आया? All adults in free India could vote and participate in decision making. इसका मतलब है कि सारे के सारे अडल्ट जितने भी हैं, अडल्ट हम उसको बोलते हैं कानूनी तौर पर, हम अडल्ट 18 साल से ज़ायद उम्र वाले सारे लोगों को बोलते हैं। चाहे उनकी इक़्तिसादी हालत या उनका जेंडर या उनका जो फाइनेंशियल बैकग्राउंड वो क्या है, जिस भी फैमिली से वो आते हैं, 18 साल के वो हो गए तो इसका मतलब है वो अब हक रखते हैं अपना वोट डालने के लिए। इसलिए इसको यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ कैन ऑल सिटीजन्स पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ऑफ द गवर्नमेंट। सारे सिटीजन्स कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं डिसीजन मेकिंग में। इन ए डेमोक्रेसी जनरल इलेक्शंस आर हेल्ड एंड ऑल अडल्ट्स इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। बार बार मैं वही बात बोल रहा हूं, जनरल इलेक्शन यहां होते हैं डेमोक्रेसी में, और जब वो इलेक्शंस होते हैं तो हम क्या करते हैं, We choose our representatives through voting. हम राइट टू वोट के जरिए से अपने नुमाइंदे को चुनते हैं, who represent them in the parliament. फिर वही लोगों को वहां रिप्रेजेंट करते हैं, उनको हमने वहां भेजा होता है। ये बात असल में दिमाग में रखनी। वोट देके हम नुमाइंदा चुनते हैं तो नुमाइंदों को हम वहां भेजते हैं, वो खुद नहीं जा सकता है, अपने आप नहीं जा सकता है। बात समझ रहे हैं? किसी भी लीडर को आप देखेंगे, कितना भी बड़ा क्यों ना लीडर हो, जब तक वोटों के जरिए से वो जीत के नहीं आएगा पार्लियामेंट में नहीं बैठ सकता है। बात क्लियर? ओके।
सो दीज रिप्रेजेंटेटिव्स आर नोन एज मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट। इन्हीं को हम मेंबर पार्लियामेंट कहते हैं या पार्लियामेंट मेंबर बोलते हैं, या हम एमपीज भी इनको बोलते हैं। ये मैंने पहले भी आपको लेसन में काफी दफा समझाया। इट इज थ्रू दीज रिप्रेजेंटेटिव्स दैट द सिटीजन्स टेक पार्ट इन द डिसीजन मेकिंग ऑफ द गवर्नमेंट। इन्हीं के जरिए हम गवर्नमेंट में हिस्सा लेते हैं। तो असल तरीका हमारा वही है, वही यूनिवर्सल आइडेंटिटी फ्रेंचाइज, हर चीज का आपको यही। और पार्लियामेंट का इससे बहुत कनेक्शन है। दो चीजें आपस में जो ही आपके दिमाग में, कल परसों मैंने आपको, जब हमने पहली मर्तबा इसको पढ़ा था, इस चैप्टर को, मैंने आपको बताया था, जो ही आप पार्लियामेंट का नाम ले लेंगे तो आपके दिमाग में कुछ आइडिया आना चाहिए। आइडिया अब क्या आता है आपके दिमाग में? आइडिया यह आना चाहिए कि वो रिप्रेजेंटेटिव जिनको हमने वोट दिया है, लीडर बनाया है, वो हमारा नुमाइंदा वहां पर है, वो हमारे लिए वहां पर कानून और पॉलिसियां बनाता है। तो इस तरह की इमेज आपके दिमाग में आ जानी चाहिए जो ही आप किसका नाम सुनेंगे? पार्लियामेंट का नाम। बात समझ में आई? ओके। उसके बाद क्वेश्चन 5, हु डिजाइनेड द पार्लियामेंट हाउस इन इंडिया? पार्लियामेंट हाउस को मैंने आपको दिखाया, वीडियो में भी मैंने दिखाया, और आपकी बुक पर भी पार्लियामेंट हाउस बनाया हुआ है। और मैंने आपको बताया कि इसकी जो ये बिल्डिंग है, ये आपको दिमाग में हमेशा रहनी चाहिए, क्योंकि इसमें हमारी जो है कभी कभार तकदीर का फैसला होता है। समझ रहे हैं मेरी बात? तो आपको पूरी तरह से यह भी पता होना चाहिए कि इस पार्लियामेंट हाउस को किसने डिजाइन किया है। किसने डिजाइन किया है? वो इंडियन नहीं था, बल्कि द पार्लियामेंट हाउस इन इंडिया वाज डिजाइनड बाय द ब्रिटिश आर्किटेक्ट। ये अंग्रेजों का एक आर्किटेक्ट था जिसका नाम था हर्बर्ट बेकर। क्या नाम था उसका? हर्बर्ट बेकर ने इसका डिजाइन बनाया है, वो इंजीनियर इसका था। समझ रहे हैं? उसी ने ये तामीर किया है, ये एक तरह की ये बिल्डिंग। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज एन ईवीएम? आप जानते हैं जब हम वोट डालते हैं वहां इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए से वोट डाले जाते हैं। पुराने जमाने में बैलेट से होता था। तो ये ईवीएम कहलाती है। क्या कहलाती है? ई का मतलब इलेक्ट्रॉनिक, वी का मतलब वोटिंग, एम का मतलब मशीन, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। आप सुबह अक्सर बेशतर प्रेयर करते हो, तो प्रेयर में आप मॉर्निंग असेंबली में आप ये पूछ सकते हैं, ये एब्रिवेशन पूछ सकते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय ईवीएम? ईवीएम किसको बोलते हैं? तो ईवीएम का मतलब है एन ईवीएम इज एन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यूज्ड फॉर इलेक्शंस इन इंडिया। ये इंडिया में इलेक्शन के लिए इस्तेमाल होती है। और जो यहाँ पर इंडिया में इलेक्शन के लिए मशीन इस्तेमाल होती है, इट हैज़ ए बैलेटिंग यूनिट एंड एन इलेक्ट्रॉनिक बैलेट बॉक्स। इसका एक बैलेट यूनिट होता है जिस पर वो बटन दबाया जाता है, और फिर जो होता है बैलेट बॉक्स, जो जिसमें ये एक इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स होता है, उसमें वो वोट काउंट हो जाते हैं। समझ में आई बात? इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक बैलेट यूनिट होता है और एक वहाँ पर जो है बैलेट बॉक्स होता है। ठीक? पुराने ज़माने वो ड्रम लेते थे और उसी में वोट डाल के वो पर्ची डालते थे, लेकिन अब ईवीएम के ज़रिए से अब तो सारा सिस्टम जो है इलेक्ट्रॉनिक हो गया। दैट इज़ वाई इलेक्ट्रॉनिक हो गया, तभी मैं भी इलेक्ट्रॉनिक क्लास कर रहा हूँ आपके। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज़ ए कॉन्स्टिट्यूएंसी? आपने सुना होगा हमारी देवसर कॉन्स्टिट्यूएंसी आती है। हम देवसर कॉन्स्टिट्यूएंसी में फाल करते हैं, जो हमारी स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली की कॉन्स्टिट्यूएंसी है। लेकिन जब हम पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करते हैं तो हमारी पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है वो अनंतनाग है। कौन सी है? अनंतनाग है। यानी पार्लियामेंट की कॉन्स्टिट्यूएंसी हमारी अनंतनाग है। लेकिन जो स्टेट की कॉन्स्टिट्यूएंसी जिसमें लेजिस्लेटिव असेंबली की कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो देवसर है। वो देवसर है। ये भी याद रखना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह से अभी मैंने आपको बताया, प्रेसिडेंट का नाम पता होना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर का नाम पता होना चाहिए, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर का नाम पता होना चाहिए। ये इस लेसन के साथ बहुत ज़्यादा रिलेटेड है। और कल आप मुझे स्पीकर और डिप्टी स्पीकर और जो उसका चेयरमैन होता है, वाइस प्रेसिडेंट उसका चेयरमैन होता है, किसका? वाइस प्रेसिडेंट लोकसभा, इसका राज्यसभा का चेयरपर्सन होता है। तो उसका नाम भी आपको बहुत जरूर नहीं, वहाँ वाइस प्रेसिडेंट होता है, उसका चेयरपर्सन जो होता है वाइस प्रेसिडेंट होता है। तो वाइस प्रेसिडेंट का नाम आपको मालूम है। आज आपको जो मालूम करने, जो कल मैं आपसे सुनूंगा, वो है स्पीकर और डिप्टी स्पीकर। इंडिया के कौन से पार्लियामेंट के? ये लोकसभा में होते हैं, वहाँ स्पीकर और डिप्टी स्पीकर होता है। तो ये कल इसका जवाब आप कल मुझे बताएंगे। अब इसका आंसर क्या? कॉन्स्टिट्यूएंसी किसको बोलते हैं? द कंट्री इज डिवाइडेड इनटू मेनी एरियाज फॉर इलेक्शन पर्पस। हमारे मुल्क को अलग अलग हिस्सों में बांटा गया है, उन्हीं को कॉन्स्टिट्यूएंसीज, इलेक्शन के लिए अलग अलग जो हिस्से किए गए हैं, तो उन एरियाज को कॉन्स्टिट्यूएंसी कहते हैं। क्या कहते हैं उनको? कॉन्स्टिट्यूएंसी। इसको अगर आप प्रोनाउंस करेंगे कॉन्स्टिट्यूएंसी, वो भी सही है, लेकिन हम आमतौर पर जो कश्मीर में प्रोनाउंसिएशन इसकी चलती है वह कॉन्स्टिट्यूएंसी, हम कॉन्स्टिट्यूएंसी बोलते हैं।
हालांकि इसकी असल प्रोनाउंसिएशन जो है वो है कॉन्स्टिट्यूएंसी। क्या है? कॉन्स्टिट्यूएंसी, ये असल प्रोनाउंसिएशन इसकी है। मेनी एरियाज फॉर इलेक्शन पर्सन, ईच एरिया इज कॉल्ड ए कॉन्स्टिट्यूएंसी, और उसी को हम कॉन्स्टिट्यूएंसी बोलते हैं। और हर एरिया को जो इलेक्शन के लिए अलग अलग इलाके बनाए गए हैं उन्हीं को हम कॉन्स्टिट्यूएंसीज कहते हैं। हल्का इंतिखाब इसको उर्दू में कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? हल्का इंतिखाब। Each area is called a constituency. A representative is elected from each constituency to serve in the legislative body. और फिर वही शख्स जो है लेजिस्लेटिव बॉडी में, चाहे फिर वो लेजिस्लेटिव असेंबली में जाए या पार्लियामेंट में जाए, चुन के तो वो कॉन्स्टिट्यूंसी से ही जाता है। और जब हम पंचायत का इलेक्शन भी करते हैं तो वहां पर भी पंचायत के वार्ड होते हैं अलग अलग, वो एक तरह की कॉन्स्टिट्यूंसी उनकी होती है। उसके बाद क्वेश्चन 8, मेंशन 2 हाउसेज ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट। आपको मैंने कल सुनाया था कि इसके 2 हाउसेज है, अपर हाउस और लोअर हाउस। अपर हाउस राज्यसभा और लोअर हाउस लोकसभा, और उसके बारे में हमने तफसील से पढ़ा है। आप लेसन को एक मरतबा फिर पढ़ सकते हैं इसके लिए, लेकिन यहां पर हम आंसर जवाब देंगे। द 2 हाउसेज ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट आर द राज्यसभा एंड द लोकसभा, ये 2 हाउसेज। उसके बाद 9वां क्वेश्चन, राइट ए ब्रीफ नोट ऑन राज्यसभा एंड द लोकसभा। राज्यसभा क्या होती है और लोकसभा क्या होती है? परसों भी हमने इसमें पढ़ा। ये सवाल मैंने इसलिए इसके साथ जोड़ा, ये काफी थोड़ा सा लंबा सवाल है, लेकिन ये पता होना बहुत जरूरी है, इसीलिए मैंने इसे यहां पर जोड़ दिया। तो आंसर इसका आएगा राज्यसभा। पहले हम देखेंगे क्या है। राज्यसभा फंक्शंस प्राइमरली एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट्स ऑफ इंडिया। असल में पूरी स्टेट्स ऑफ इंडिया से चुन के जो हमने मेंबर्स चुने होते हैं लोकसभा के लिए भी और राज्यसभा के लिए, वो चंद नुमाइंदों को हमारी तरफ से फिर चुनते हैं, वही राज्यसभा में जाते हैं, वही राज्यसभा में जाते हैं। तो इन द पार्लियामेंट वो हमारी रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट में करते हैं। देयर आर 233 इलेक्टेड मेंबर्स। वहां पर भी हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स जो होते हैं, हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स के जरिए से 233 लोग चुने जाते हैं। कितने लोग? 200, वो इलेक्टेड होते हैं। एंड प्लस 12 मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट, और 12 लोग होते हैं जो प्रेसिडेंट ने खुद उनको मुंतखब किया होता है। उनको किसी खास वजह से, उनकी कोई सलाहियत होती है उस वजह से, क्योंकि वहां बासलाहियत लोग वहां भेजे जाते हैं। कहां पर? राज्यसभा में। तो कुल कितने हो? 233 और 12 कितने हो गए? 245। कल मैंने आपको बताया इसमें 245 मेंबर आ गए ना बराबर। 233 चुने जाते हैं, इलेक्ट किए जाते हैं, हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स उनको इलेक्ट करते हैं, और 12 जो है नॉमिनेट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के जरिए से। किसके जरिए से? The members of the Rajya Sabha are elected by the elected members of the legislative assemblies of various states. जो हमारे legislative assemblies होती हैं, असेंबलियां हमारे जो MLAs होते हैं वही उनको चुनते हैं। The Rajya Sabha plays an important role of reviewing and altering the laws initiated by the Lok Sabha. काम क्या होता है इन मेंबर्स का? वो सारे जो पार्लियामेंट में, जो लोकसभा में कवानीन बनाए जाते हैं, उनका रिव्यू वो लेते हैं कि जो यहां पर जो रिप्रेजेंटेटिव्स ने, हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स ने जो बात कोई कानून बनाया है, उसको वो रिव्यू के लिए राज्यसभा में भेजते हैं। कहां पर? राज्यसभा में। तो इससे ये अंदाजा आपको हो जाएगा कि लोकसभा से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट राज्यसभा है इस मामले में, क्योंकि वो देखते हैं कि कहीं पर कोई कानून गलत तो नहीं हुआ। इसी वजह से वहां 12 मेंबर ऐसे भी होते हैं जो किसी खास वजह से वहां रखे जाते हैं, ताकि सारे लोगों को रिप्रेजेंटेशन मिल जाए। हो सकता है किसी कम्युनिटी का कोई शख्स जो है चुन के आए ही नहीं, तो अब उसके लिए भी वहां पर जगह रखी गई है। ये आपको आगे चलकर पता चलेगा, जब आप आगे चलकर अगर आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ेंगे तो उसमें और ज़्यादा बहुत तफसीलात आपको, लेकिन ये बेसिक है, यहाँ पर बेसिक लेवल का मैं पढ़ाता हूँ, तो इस वजह से सारी बातें जो है वो हम ज़्यादा नहीं करेंगे इसमें। उसके बाद आती है लोकसभा। द लोकसभा नोन एज द हाउस ऑफ द पीपल। इसको हाउस ऑफ द पीपल कहते हैं क्योंकि ये लोगों का, क्योंकि हम इनको डायरेक्टली चुनते हैं, उनको हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली चुनती है, लेकिन यहाँ इनको कौन चुनता है? इनको हम डायरेक्ट चुनते हैं। विद ए टोटल मेंबरशिप ऑफ 543 is presided over by the speaker. The country is divided into 543 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज। ये 543 मेंबर इसमें होते हैं, और इन ही कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जो है इलेक्शन किए जाते हैं। तो यही कॉन्स्टिट्यूएंसीज हमारी हल्का इंतखाब 543 है। During a Lok Sabha election, people from different political parties stand for elections. आपको जानते हैं बहुत सारी पार्टीज हमारी होती है। आप चंद एक पार्टीज का नाम बताइए जो हमारे यहाँ इलेक्शन लड़ती है। बीजेपी है, कांग्रेस है, वेरी गुड, बीजेपी है, कांग्रेस है, लोक जनशक्ति है, इसी तरह आम आदमी पार्टी है। और अगर हम लोकल पार्टीज़ की बात करेंगे तो यहाँ पर
आप देखते हैं पीडीपी है और महबूबा मुफ्ती जी की, और इसके अलावा यहाँ पर नहीं, मैं लोकल की बात कर रहा हूँ, तो लोकली नेशनल कॉन्फ्रेंस है, फारूक अब्दुल्ला साहब की पार्टी, समझ रहे हैं मेरी बात। तो ये पार्टीज़ हमारी यहाँ पर लोकल पार्टीज़ हैं। वन इज इलेक्टेड दीज कैंडिडेट्स बिकम मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट और एमपीज, और जब इलेक्शन होते हैं तो इनको हम फिर मेंबर पार्लियामेंट कहते हैं, यानी जिस पार्टी का नुमाइंदा जीत जाए उसको हम मेंबर पार्लियामेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दीज एमपीज टुगेदर मेक अप द पार्लियामेंट, और यही मेंबर वहां जाके फिर पार्लियामेंट बनाते हैं। उसके बाद क्वेश्चन 10, ये लास्ट वाला क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन, एक और फिर ये आखिरी वाला होगा। What are the 3 major duties of the parliament? 3 बुनियादी ड्यूटीज, इसके बारे में हमने वो पढ़ा भी है, मैंने आपको बताया था कि 3 ड्यूटीज कौन कौन सी है। The 3 major duties of the parliament are to select the national government, पहले नेशनल, and to control and guide and inform the government, ये दूसरा उसमें है, और तीसरा है लॉ मेकिंग, तीसरा है लॉ मेकिंग। आई होप आपने इसको अच्छी तरह से सुना, और कल हम नया पढ़ेंगे लेसन।